सूर्य से सीखा है हमने अपने टाइम पर उगना, बाकी लोग सोते रहें, इसमें सूरज का कौन सा दोष है, इसमें सूर्य का कौन सा दोष है। आज हम आपके सामने फिर से एक दमदार क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। जो विद्यार्थी पूरी क्लास को देखना चाहते हैं वो देखें, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा। पढ़ाई आपको बिल्कुल बोरियत नहीं लगेगी इस क्लास में, और 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के। लगभग एवरेज अगर रेशियो लिया जाए तो पर डे 15 क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। और मेरा ये प्रयास है कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया गया? यूरिया संयंत्र का शिलान्यास से मतलब ये है कि ठोस जो यूरिया होती है उसे द्रव अवस्था में भरा जाता है, उसे ही कहते हैं। अरे दोस्तों, खांसी जुखाम बस जैसे ही क्लास बननी चालू होती है और तुरंत ही खांसी जुखाम हो जाता है। उससे पहले ऑफलाइन क्लास में कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपको प्रश्न और उत्तर पर ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप मन से तैयारी करते हैं, पूरी बात लिखनी है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड राज्य में देवघर के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए की लागत वाला इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र, 450 करोड़ रुपए की लागत वाला इफ्को। दोस्तों बस एक क्वेश्चन की ये दिक्कत रहती है, बाकी तो जगह अपने आप हो जाती है। इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। ये जो है झारखंड में 5वीं उर्वरक इकाई है। झारखंड राज्य में 5वीं इकाई स्थापित करी गई है। 5वीं इकाई का मतलब है कि 4 इकाइयाँ और भी भारत में सम्मिलित हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भारत और दुनिया का पहला नैनो तरल संयंत्र देखा जाए, दुनिया और भारत और दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र की बात की जाए तो ये भैया कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है कलोल, गुजरात में। कलोल, गुजरात में खोला गया। अगर मैं बात करूं, बताना का प्रयास कर रहा हूं इफ्को की स्थापना कब हुई, तो इफ्को की स्थापना हुई 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये इतनी जानकारी थी, इसको नोट कर लीजिए। इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई, जिसकी निर्माण लागत 450 करोड़ रुपए है। और भारत और दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र कलोल, गुजरात में खोला गया। बस पहले क्वेश्चन की दिक्कत रहती है, क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए लिए जाते हैं
ताकि आप जानते हैं हम आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। जिस दिन क्लास नहीं आती है उस दिन कई व्हाट्सएप पर मैसेज और 10-5 फ़ोन भी आ जाते हैं। इसलिए आज आपको क्लास बिल्कुल समय से मिल रही है। शादी ब्याह का टाइम है, दावतें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मार्ग से भूल जाइए, आप अपना कर्तव्य छोड़ दीजिए, ये गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिलाए, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखा है सरस आजीविका मेले 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा या किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। राज्य का मतलब ही है कौन सा राज्य, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आंसर नोट करिए। बिना लिखे तकदीर बदलने वाली नहीं है, ठीक है। कलम की कमाई खाइए, मेहनत के भरोसे मत रहिए। कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता इस बार भगवान भरोसे बैठा हो कि मेरा लाल आएगा कंपटीशन बीट करके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 11 दिवसीय सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया है। मैं यहाँ पर कुछ और मेले आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक है गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो ये भैया पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगर मैं आपको एक आयोजन और बताऊं, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है, नोट कर लिया है, इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाना है, उसके बाद एक मीटिंग में जाना है, इस वजह से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। पुष्कर मेला की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर मेला भाई साहब राजस्थान में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कुंभ मेले का आयोजन किन किन शहरों में होता है, तो आइए आपको बताते हैं। कुंभ मेला देखिए, पहला तो प्रयाग में लगता है, दूसरा हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। ये है कुंभ मेला। याद रखेंगे एक एक बात को, अगर याद रखेंगे तो पेपर में आएगा तो ज़रूर सही हो जाएगा, और अगर नहीं याद रखेंगे तो पेपर में सही नहीं हो पाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर थीम और जर्सी किसने लॉन्च की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आने वाली परीक्षाओं में जब प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे तो उसका सबूत ये रहेगा कि हमने पढ़ाया है। और कोई भी कोचिंग करंट अफेयर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक यही ऐसी कोचिंग है विशाल जीएस मैथ सेंटर, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी बहुत ही शिद्दत के साथ में पढ़ाया जाता है। 2 बैच हैं, दोनों बैचों में अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ाने से अच्छा है मैं करंट अफेयर्स का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता हूँ। मेरे सारे जितने सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं वे सारे विधिवत वीडियो को देखते हैं और उसके बाद लिखते हैं और फिर सुनाते हैं, और उसके बाद शनिवार को टेस्ट में हल करते हैं प्रश्नों को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक अलग से भी टेस्ट रखा जाएगा करंट अफेयर्स का,
तो ये सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए हैं। आप इनमें हिस्सा लेकर खूब अच्छे से तैयारी करिए। नोट करिए, पिताजी की कॉलर इस बार झुकनी नहीं चाहिए, पिताजी की कॉलर इस बार झुकनी नहीं चाहिए। उनके सपनों को तुम्हें सच करके दिखाना है। तो ये बिल्कुल सही बात है और आप सच करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर, थीम और जर्सी किसने लॉन्च की है? तो लिखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये खेल मंत्री हैं। और सॉरी दिल्ली नहीं है भाई, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मनोज सिन्हा जी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर, थीम और जर्सी लॉन्च की है, जिसका आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा। अगर मैं संस्करण की बात करूं तो यह तीसरा संस्करण है। तो ये भैया कौन सा संस्करण है? ये भाई साहब तीसरा संस्करण है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रहेंगे तो बहुत सारी आपको अतिरिक्त जानकारियाँ मिलती रहेंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर, थीम और जर्सी किसने लॉन्च की है? तो ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च करी है। बहुत अच्छा प्रश्न था, नोट हो गया। आगे पढ़ते हैं। परवेज मुशर्रफ जी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये तो क्या कर सकते हैं भाई, चले गए तो चले गए। इनको एक बीमारी थी, वो बीमार थे और इसलिए अब इनका निधन हो गया है। और ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। इनको सेना प्रमुख बनाया गया था और बाद में ये राष्ट्रपति बन गए थे। आइए मैं कुछ बात करता हूँ परवेज मुशर्रफ के बारे में। परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करता हूँ तो बताता हूँ कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 11 अगस्त 1943 को और उनका निधन हो गया 5 फरवरी 2023 को। देखना जरा, 5 ही फरवरी को हुआ है निधन। और अगर मैं बात करूं तो 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक ये कौन रहे थे? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन आपका उधर हमने लिख दिया। इस वजह से कि टाइम खराब ना हो, आप उस क्वेश्चन को उधर से लिखिए, पढ़िए और दिमाग में ध्यान रखिए कि कुछ भी पूछा जा सकता है। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 2001 से 2008 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस की अगर बात की जाए तो ये क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? विश्व कैंसर दिवस भैया, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर से लड़ने के लिए
लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक ट्रिक है ऐसे ही याद रखने के लिए, चीर फाड़। चीर फाड़, जब कैंसर किसी के हो जाता है तो चीर फाड़ की जाती है। चीर फाड़ से मतलब होता है चीर से 4 और फाड़ से फरवरी। इस तरीके से भी याद रखते हैं, बस ये एक याद करने का महज एक तरीका है। वैसे हमें क्या है, हम तो इतनी बार डेज का रिवीजन कराएंगे अपनी क्लास में। जैसे आपको जनवरी के सारे डेज याद हो गए, वैसे आपको फरवरी के भी सारे दिन याद हो जाएंगे। अभी जैसे जैसे दिन आते जाएंगे, पिछले दिनों को हम रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को भूले ना। ठीक है, आज बिल्कुल टाइम से आपको क्लास मिल रही है, इसलिए पूरी क्लास पढ़ के जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 2022, 2023 और 2024 के लिए थीम रखी गई है, और थीम जो है वो तीनों साल के लिए एक रखी गई है, तो याद करेंगे 2024 तक काम आएगा। और इसकी थीम है क्लोज द केयर, क्लोज द केयर। अब मैं बात करूं कि यह दिवस 2008 से मनाया जाने लगा। एक और दिवस पड़ता है, शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को पड़ता है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। किस लिए? क्योंकि मनुष्यों में बंधुत्व की भावना का विकास हो, हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे की सहायता ही करना मनुष्य का सबसे परम धर्म है। दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आगे अब बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चनों की अपने पास कमी ही नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन करेगा? आप उधर क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, मैं चला क्वेश्चन नंबर 6 बताने। ठीक है दोस्तों, 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए मित्रों, पढ़ते रहिए, फिर से शनिवार आएगा, फिर से टेस्ट होगा। इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर्स लाने हैं। सारे अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, सभी अभिभावकों से मेरा यह अनुरोध है कि जिनके विद्यार्थी विशाल जीएस मैथ सेंटर लखीमपुर खीरी में पढ़ रहे हैं, वे कम से कम 1 या 2 बार महीने में जरूर संपर्क करें और जाने कि टेस्ट में कैसे नंबर आते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई करवाइए। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। हम लोग भी थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर उठाएं बच्चों की, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बल्कि अधिकांश माता पिता रिजल्ट आने के बाद डांटते हैं, रिजल्ट आने के बाद ध्यान देते हैं। अगर वही ध्यान पहले देंगे तो ज़रूर होनहार बच्चों का एक अच्छा भविष्य तय होगा। ठीक है, जो अभिभावक आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, वे आएँ, मुलाकात करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? फुटबॉल एशियन कप, फुटबॉल एशियन कप, जिसकी अगर मैं बात करूं स्थापना कब हुई, तो भाई साहब इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954 को। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया में है। अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो याद रखिएगा,
सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। अब मेज़बानी 2027 में कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी जो 27 में होगी वो सऊदी अरब करेगा, और सऊदी अरब पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। और सऊदी अरब पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो याद रखेंगे आप, एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे 2023 का भी एशियन गेम्स अभी शुरू होने वाला है। तो 2023 में कौन सा आयोजन करेगा? देखिए 26 जून से 16 जुलाई 2023 की मेज़बानी कौन करने जा रहा है देश? उसका नाम है कतर। कतर नाम है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 2023 में कतर दिया जाएगा और 2027 में सऊदी अरब इसकी मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्लास कितनी जल्दी समाप्त हो जाती है। मन करता है कि आपको ऐसे पढ़ाते रहें, आपका भी मन करता होगा कि आप ऐसे ही ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहें, लेकिन समय बहुत बलवान है। नियति ने तय कर रखा है जितनी देर हमारा आपका ऑफलाइन में साथ है उतनी देर रहता है, और ऑनलाइन में भी जिन विद्यार्थियों को नियति ने डिसाइड कर रखा है वही विद्यार्थी पूरा वीडियो देख पाएंगे। अन्यथा भाई साहब भटकने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, विकल्प तो बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, मगर मंजिल तक जाने के लिए एक ही रास्ता काफ़ी है। मगर मंजिल तक जाने के लिए एक ही रास्ता काफ़ी है। आइए हम सबसे अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन चुने गए हैं? उनका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे दो लाइनें याद आती हैं श्री परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए। हम और आप आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश का संविधान रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। आज हम विश्व स्तर पर जितना उभरे हैं, हमें लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हम तो विश्व गुरु पहले से ही थे, यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी अपने आप में गुरु है। कोई किसी से दबता नहीं है भाइयों, बस एक सम्मान होता है जो किया जाता है। तो यहाँ तो वैसे ही सब यशस्वी हैं, सब टैलेंटेड हैं, और अब भारत की प्रगति कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने एक से एक मिसाइलें बना ली हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे निकल गए हैं, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल गए हैं। अब बस रोजगार देने के क्षेत्र में भी हम आगे निकल जाएंगे अभी कुछ दिनों में, तो हम सबसे बेस्ट बन जाएंगे। तो इस बात की चिंता ही नहीं करनी है। समय है दोस्तों, समय होता है सब अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा सेकंड नंबर पर कौन आए हैं। तो सेकंड नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आए। सेकंड नंबर की बात करूं तो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पर स्विस के राष्ट्रपति हैं। क्या मुझे इनके कोई नाम बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो सो बेटर है, अगर मुझसे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। अमेरिका के राष्ट्रपति
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी हुई है, मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी की है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। तो इसमें जो है मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये है गर्व होता है जब कहीं पर विश्व स्तर पर भारत की बात आती है तो हर एक भारतीय को गर्व होता है। मुझे क्या, आपको भी गर्व हो रहा होगा ये क्वेश्चन पढ़कर और ये आंसर जानकर, तो आपका भी मन जरूर प्रफुल्लित हो गया है और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुराइए, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, वो भी किसकी पढ़ रहे हैं, तो ये आप जानते हैं किसकी पढ़ रहे हैं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वाणी जयराम जी का निधन हो गया। कौन थी वो? देखिए, बारी बारी से मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि जो लोग नोट कर रहे हैं उन्हें कोई भी असुविधा न हो। वाणी जयराम जी जो है ये कौन थी? ये गायक थी। इन्होंने कई सारे गाने गाए हैं और इन्हें पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस वजह से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश के सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर इन चीफ भारत की यात्रा पर आए हैं? ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कंटेंट होता है ये, आप यकीन नहीं मानेंगे। कई लोग हमारे जानने में पढ़ते हैं और बस बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं, कर्महीन हैं, कुछ की मति मारी गई है, जो क्लास देखते हैं, चैनल पे पहुंच जाती है, उसके बाद भी उनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर पढ़ने की उम्र में पढ़ाई नहीं करोगे दोस्त, तो करोगे क्या? 4-5 साल बाद जब इस दुनियादारी की दुनिया में निकलोगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। लोग इज्जत देते हैं तुम्हारे पद को देखकर, तुम क्या काम कर रहे हो इसको देखकर। तुम अकेले कहीं चले जाओ, कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तो तुम्हारी इज्जत करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है? स्वार्थ लाज करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तो कम से कम ऐसा बनिए कि 4 लोगों को आपसे कोई काम पड़े तो उसी बहाने आपसे दोस्तों कोई प्यार से बात तो करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आइए हम बात करते हैं डिप्टी कमांडर इन चीफ किस देश के हैं जो भारत आए हैं। तो 9 नंबर का आंसर देखते हैं, कंबोडिया के। कंबोडिया के डिप्टी कमांडर, कंबोडिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ क्या नाम है? जनरल, क्या नाम है भाई साहब? तो इनका नाम है जनरल हुन मानेट, जो 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक प्रतिनिधिमंडल के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ दौरा किया है। फुल जानकारी दे दी है हमने डिटेल में। आपको पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस करिए, और नहीं भी अगर पसंद आई हो तब भी पढ़ लीजिए। आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पसंद आना ना आना वो तो बाद की बात है।
कहते हैं कि रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? समझ रहे हैं दोस्तों? रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम की मेजबानी कर रहा है अहमदाबाद। कौन कर रहा है दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद भाइयों गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये तो आप बताएंगे। गुजरात की राजधानी आप बताएंगे। गुजरात की राजधानी कहाँ है? अब मैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, मैं नेशनल पार्क जरूर कवर करा देता हूँ क्योंकि ये पूछे जरूर जाते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा अगर मैं देखूं तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों याद करो, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। अगर कोई नेशनल पार्क छूटे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अभ्यारण्य है जो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, उसका नाम है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। ये पूछा गया है कई बार किस कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। और अगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी बात कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो ये हैं। और राज्यपाल कौन है? जरा पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद की बात होगी। राज्यपाल जो हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। ये थी गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और भी प्रश्न हैं अभी, और भी प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, संक्षेप में ही क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जितना समय जरूरी है उतना तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा करी है? किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो उस अच्छे देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस देश का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया नाम है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये जीतने वाले हैं साई संजय। किसने जीती है? तो साई संजय ने जीती है। साई संजय ने जीता है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। अभी कसीना धुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि ये भैया कौन थे। ठीक है, आज आपको दोस्तों बहुत समय से क्लास मिल गई है, इसलिए मन लगाकर शिद्दत से तैयारी करेंगे, बिल्कुल हताश नहीं होंगे और निराश ना तो हमें करेंगे और ना ही अपने घर वालों को करेंगे। इस बार तो बहुत कर्रा कंपटीशन है, और वो कंपटीशन किससे है? वो कंपटीशन है आपके पड़ोस में जो घर बने हैं उनसे, आपके मोहल्ले में। अन्य सब बहुत तैयारी कर रहे हैं। जितने आपके दोस्त हैं ना दोस्तों, वो जब बताते हैं ना, कहते हैं नहीं हम नहीं पढ़ते, तो असल बात वो पढ़ते हैं। हम लोग भी ऐसा करते थे पहले, जब पढ़ाई पीरियड में कई बार हम लोग ऐसा कहते थे, ना हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या आएगा। उसके बाद दोस्तों जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि मेहनत किसने कितनी की है
सब एक दूसरे से ऐसे बताया करते हैं। कहते नहीं हैं दो ही चीज़ें होती हैं आदमी के आगे बढ़ने में सहायक, या तो आप दूसरों से तेज भागिए और या फिर जो आपसे तेज भाग रहा हो उसको पकड़ कर खींच लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए या एटलीस्ट बराबर में ले आइए। तो यही कारण है कंपटीशन की पढ़ाई है। जो आपके साथ आज घूम रहे हैं वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, बताएंगे नहीं, और जिस दिन वो सफल हो जाएंगे आपकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कुछ यकीन किया करो मेरी बातों का, हर बात को तजुर्बे में मत लिया करो, हर बात में ये ना कहा करो कि हम करके सीखेंगे, कुछ बात मान भी लिया करो, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कसीना धुनी विश्वनाथ का निधन हो गया। कासीना धुनी विश्वनाथ का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे भैया थे फिल्म निर्माता। पता नहीं कब कौन कहाँ छोड़कर चला जाए, लेकिन एक बात यह है कि इनकी उम्र जो थी दोस्तों वो 92 ईयर्स ओल्ड थी, 92 साल की उम्र थी। उम्र जो थी वो कितनी थी? 92 साल की। मेरो रुख मेरो संतति, क्या गजब की योजना चली है भाई, मन खुश हो गया इस योजना को सुनकर। और ये योजना जो है ये दोस्तों हर राज्य में शुरू होनी चाहिए, ये योजना पूरे भारत देश में शुरू होनी चाहिए। अभी तो एक राज्य ने शुरू की है, मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो उस राज्य के साथ है। राज्य जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मेरो रुख और मेरो संतति नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य जो है वो 35वें संविधान संशोधन से सह राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन से सह राज्य बना और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन से वो भैया पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसमें कहा गया है कि बच्चे के जन्म पर 100 पौधे लगाना आवश्यक है। सिक्किम राज्य में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो 100 पेड़ उसके नाम से लगाए जाएंगे। कितनी अच्छी दोस्तों पहल है। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहते सब लोग हैं कि पॉलीथीन मुक्त, लेकिन यदि हम लोग थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा सा जिसको पॉलीथीन यूज करते देखें उसको मना करें और हम खुद सुधर जाएंगे तो एक दिन ये पूरी दुनिया सुधर जाएगी। यकीन मानिए, आप सुधर जाइए, आप पॉलीथीन का प्रयोग मत करिए, लोग धीरे धीरे सुधर जाएंगे। सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 पेड़ लगाने का काम किया गया है बच्चे के जन्म पर। अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? देखिए दोस्तों, अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं और LIC में भी लोग कह रहे हैं कि बहुत खतरा है। LIC जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके भी शेयर वगैरह डाउन हो रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों की तो ये इसे अमेरिका के सूचकांक से हटाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। ऑनलाइन क्लास का सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है। ऑफलाइन क्लास में सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ में हंसते खेलते रहें, तैयारी ज़रूर करते रहें। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि ऐसा माहौल क्रिएट करें, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब ना करें। बार बार बैठते हुए बनता नहीं है, बार बार पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो मेरा उन सभी अभिभावकों से ये निवेदन है
कि भले ही थोड़ा सा काम आप अपने आप कर लीजिए, बस जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो तब उससे कुछ भी ना कहें। एक तो बहुत मुश्किल से हम मोटिवेट करके उसको बैठा पाते हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है। खैर आप वैसे भी कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि घर वाले भी पूरा का पूरा सहयोग दें। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। तैयारी जरूर पढ़ते रहें, मन से तैयारी करते रहें।